लाइट सा आसान सा, लेकिन जब मैं एमसीक्यूज का पेपर देखता हूँ फिर मैं अपनी नियत चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज का पेपर कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं हो सकता। एमसीक्यूज करने तो रियल कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। पेपर 2 फिर भी बंदा निकाल जाता है, एमसीक्यूज नहीं निकलते हैं ना। जी सर बिल्कुल। चलो यार फिर शुरू करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखो रियान, आज का पहला क्वेश्चन। बेटा ये एक वेव आपको दिखाई हुई है, और इसको कह दो फिगर 1। लिखो फिगर 1 शोज a standing wave. Figure 1 shows a standing wave. Figure 1 shows a standing wave at an instant when all the points are at maximum सर हमारे सिलेबस में ये एक्सपेरिमेंट भी है। कौन सा वाला सर? डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग स्टेशनरी वेव्स। हाँ बिल्कुल है, वो करना है। वो करना है सर, ठीक है। हाँ वो बिल्कुल है। अच्छा अब देखो, shows a standing wave at an instant when all the points are at maximum amplitude। ये एक standing wave है किस टाइम पे? जब सारे जो पॉइंट्स हैं वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे हैं। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो, और एक चीज और, ये है जी आपका पॉइंट ए और ये है आपका पॉइंट बी, ठीक है। अब क्वेश्चन का ए पार्ट आप लिखो रिप्रेजेंट द overlap of individual waves, number 1, at the given instant, number 2, after quarter टाइम पीरियड। रेहान आपको बात समझ आ गई कि एक तो आपने रिप्रेजेंट करना है गिवन इंस्टेंट पे, और रेहान दूसरा कब रिप्रेजेंट करना है? आफ्टर क्वार्टर टाइम पीरियड, टाइप की बफोर। हाँ जी, क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद। तो तुम्हें क्या लगता है गिवन इंस्टेंट पे वेव्स का जो ओवरलैप है वो किस तरह का होगा, क्या कहते हो? गिवन इंस्टेंट पे इट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना, मैक्सिमम पे है ना सब पॉइंट्स। जी सर कंस्ट्रक्टिव हो गया। जो मैक्सिमम होता है उसको हम क्या कहते हैं यार? राहिम जहां पे समझना है मुझे बताना है। मैं तुमसे पता है क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि तुम फ्रेश स्टूडेंट हो, तो अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो फिर ये बाकियों को इजीली समझ आ रहा होगा। इट्स नॉट कि तुम इनसे कम इंटेलिजेंट हो, क्योंकि ये एक एक बार पढ़ चुके हैं ना, तो तुम फ्रेश बंदे हो। अगर सही है तुम्हें सर। समझ आ रहा है तो फिर इनको लाजमी समझ आ रहा होगा। आ रहे सर समझ। ठीक है, ये है मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव। खुशी बेटा मैक्सिमम का दूसरा नाम क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमम का दूसरा नाम क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी। तो वो कहते हैं ओवरलैप बताओ गिवन इंस्टेंट पे क्या होगा? बेटा गिवन इंस्टेंट पे जो ओवरलैप है इट इज समथिंग लाइक दिस। राहिम गिवन इंस्टेंट पे द ओवरलैप इज समथिंग लाइक दिस। और राहिम क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद व्हाट विल यू ऑब्जर्व? बेटा क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद खुशी बेटा क्या रूल होता है?
कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम अपोजिट साइड, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम अपोजिट साइड। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यू गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर एग्जांपल एट 0 सेकेंड, देन एट t/4 यू गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव। ये कब मिलती है? t/4 पे। फिर बेटा उल्टी साइड से कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, ये आपको मिलता है 2t/4 पे। हर t/4 के बाद यू गो फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। ये लाइन लगा के मैं कह रहा हूँ कि उल्टा कंस्ट्रक्टिव। तो राहिम हर क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। लेकिन जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव होगा वो प्रीवियस कंस्ट्रक्टिव से उल्टा होगा। राहिम आती है समझ? जी सर। अब मेरी बात सुनो, नीचे अगर हम बनाते हैं आफ्टर क्वार्टर टाइम पीरियड, हमें क्या नजर आएगा? बेटा आफ्टर क्वार्टर टाइम पीरियड कौन सी इंटरफेरेंस हो जाएगी बताओ खुशी बेटा? अगर 0 सेकेंड पे भी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो खुशी बेटा t/4 के बाद क्या हो जाएगी? अर्सला आप बताएं, t/4 के बाद अर्सला कौन सी इंटरफेरेंस होगी? Destructive. जी बेटा, इट विल बी डिस्ट्रक्टिव, इट विल बी अ कंप्लीट कैंसलेशन। सो आफ्टर t/4 इट इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहानी खत्म। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का ए पार्ट। अब ये आप लिखें क्वेश्चन का बी पार्ट। मेरा क्वेश्चन का बी पार्ट है, आप लिखें मार्क all the nodes, mark all the nodes with letter N and antinodes with letter A on फिगर 1। असला बेटा बात समझ आ गई कि आपने फिगर 1 पे जो नोड्स हैं उनको मार्क करना है लेटर एन के साथ, और जो एंटी नोड्स हैं उनको मार्क करना है लेटर ए के साथ। बेटा यस और नो? असला Yes, बेटा sir. Yes, sir. तो चलें, सारे नोड्स को आप लेटर एन के साथ लेबल कर दें। मैं वेट कर रहा हूं। ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड और फिर ये नोड, ये सारे नोड्स हम लेबल कर देंगे विद लेटर। N. जी बेटा, सारे नोड्स को लेटर एन से हमने करना है रिप्रेजेंट। अच्छा बेटा बात समझ आ गई? Yes, एंड sir. बेटा जो एंटी नोड्स हैं उनके लिए हम कौन सा लेटर यूज करेंगे बताएं? A. फॉर ऑल द एंटी नोड्स we will use letter A। तो बेटा नोड्स को हम लेबल करेंगे लेटर एन के साथ और एंटी नोड को लेबल करेंगे लेटर ए के साथ। रियान कोई कंफ्यूजन है या आ गई समझ? समझ आ गई सर। ठीक है रियान। रियान अब हम आते हैं जी आगे, ठीक है? क्वेश्चन का सी पार्ट लिखो रियान। क्वेश्चन का सी पार्ट लिखो, a particle at antinode, a particle at antinode completes 2000 vibrations। ये आई थिंक खुशी ने क्लास ज्वाइन नहीं की है। राहिम तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो? कर रहा हूँ सर। अच्छा, a particle at antinode completes 2000 vibrations every second and distance AB is 20 centimeter. Find speeds
फाइंड स्पीड्स ऑफ द, बल्कि पहले यूं लिखें, फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ वेव। राहिम, तो क्या सवाल है भाई कि जो एंटी नोड पे पार्टिकल है वो कितनी वाइब्रेशंस करता है बेटा हर सेकंड में? 2000। तो ये मुझे बताओ, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें आपको कौन सी क्वांटिटी बताई हुई है? जब आप कहते हैं अ पार्टिकल एट एंटी नोड completes 2000 vibrations in every second, what quantity is this? क्या कहते हो बेटा? ये आपको कौन सी क्वांटिटी की माने बताओ राहिम बेटा? ये आपको फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की माने। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2000 हर्ट्ज। तो बेटा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2000 हर्ट्ज। जी अर्सला बेटा? फॉर्मूला इसमें लगाएंगे v इक्वल्स टू f लैम्डा वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब लैम्डा कितना होगा? अर्सला बेटा ये बताएं कि यहां से लेके यहां तक कितनी वेवलेंथ्स हो गई? एक वेवलेंथ। यस सर, 2 वेव। यहां से लेके यहां तक कितनी होगी? 2 वेवलेंथ। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो बेटा लैम्डा हो जाएगा 20/2। तो बेटा ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। असला बेटा 10 सेंटीमीटर में मीटर कितने होंगे? 10 सेंटीमीटर डिवाइड हो जाएगा 100 के साथ, और बेटा इसका आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर। असला बेटा डन या कोई कंफ्यूजन है इसमें? डन सर। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूला लगाते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू बेटा f है 2000 हर्ट्ज, और बेटा लैम्डा है 0.1 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। अर्सला बेटा अंडरस्टूड या कोई कंफ्यूजन है इसमें? अंडरस्टूड सर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। वी आर डन विद दैट। अब बेटा हम आगे चलते हैं। अर्सला बेटा अब हम यहाँ से आगे मूव करते हैं। यस अब सर। ये वाला सवाल हमारा हो गया। रेयान कॉपी हो गया? जी सर, कॉपी हो गया। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव के इस तरह के सवाल आएंगे जिसपे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमने अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट पेज पे लिखो रेयान, लिखो अ कंपैरिजन ऑफ standing a comparison of standing and progressive waves। रियान, अगर हमने स्टैंडिंग वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स का कंपैरिजन ड्रॉ करना है तो व्हाट इज द मेथड? कंपेयरिंग द स्टैंडिंग वेव्स एंड प्रोग्रेसिव वेव्स, कंपैरिजन के पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट लिखो, लिखो एनर्जी ट्रांसफर। रियान पहला पॉइंट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर। जी सर। रियान बेटा ये बताओ कि अगर एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव्स का एनर्जी ट्रांसफर के रिस्पेक्ट से क्या कंपैरिजन होगा? इनमें से कौन सा एनर्जी ट्रांसफर करेगा और कौन सा नहीं करेगा? तो पहली बात, वेव ट्रांसफर करेगा, स्टैंडिंग नहीं करेगा। अब प्रोग्रेसिव वेव का कोई और नाम होता है? अब प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग wave will always transfer energy। बेटा प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव हमेशा एनर्जी ट्रांसफर करेगी। अर्सला बेटा बात समझ आ गई? यस सर। प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव हमेशा एनर्जी ट्रांसफर करेगी, इट हैज टू। अगली बात,
a standing or stationary wave, a standing wave or a stationary wave, a standing wave or a stationary wave will never transfer एनर्जी। असला बेटा उसकी वजह, स्टैंडिंग वेव कभी भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगी। उसकी वजह यह है बेटा कि एज द एनर्जी transferred by one wave in one direction, हमने क्या लिखा जी? A progressive or traveling wave will always transfer energy. A standing wave or a stationary wave will never transfer energy, as the energy transferred by one wave in one direction. सर ये लास्ट लाइन समझ नहीं आ रही है। मैं बताता हूँ। will be equal and opposite, लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। will be equal and opposite to the energy transferred by the second wave। यार ये इस तरह से देखो, जो प्रोग्रेसिव वेव होती है उसके अंदर होती है एक वेव। अब वो एक वेव प्रोग्रेसिव वेव के अंदर होती है एक वेव, या तो वो राइट पे जा रही है या लेफ्ट पे जा रही है। रियान, प्रोग्रेसिव वेव के अंदर जो वेव होगी या तो वो जाएगी राइट पे या लेफ्ट पे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं सर, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्रोग्रेसिव वेव के अंदर जो वेव है उसका वेव मोशन या तो सिर्फ राइट पे होगा या तो सिर्फ लेफ्ट पे होगा। रियान क्लियर ये बात? अब बेटा स्टैंडिंग वेव के अंदर तो दो वेव्स होती है ना। स्टैंडिंग वेव के अंदर कितनी वेव्स होती हैं बेटा? दो वेव्स। जी सर। अब स्टैंडिंग वेव के अंदर जब दो वेव्स होती हैं उनमें से एक वेव जाएगी राइट साइड पे और एक वेव जाएगी लेफ्ट साइड पे। अब आप मुझे बताएं, जो वेव राइट पे जाएगी वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी राइट साइड पे, जो वेव लेफ्ट पे जाएगी वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी लेफ्ट साइड पे। जैसे ये देखो, ये है जी इसका वेव मोशन। कौन सी वाली वेव का? ब्लैक वाली वेव का। और बेटा जो रेड वेव है उसका वेव मोशन ये इस तरफ है। तो अब जो मैंने बात लिखी है वो जरा रीड करो। द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द वेव ऑफ ब्लैक कलर टुवर्ड्स राइट will be same as the energy transferred by the wave of red color towards left. Hence, no energy is transferred. बेटा देखो स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? दो वेव्स होती हैं, एक राइट पे जा रही है एक लेफ्ट पे। अब जरा ये सोचो, जो वेव राइट पे जा रही है अगर वो एनर्जी ट्रांसफर करती है राइट पे, तो जो लेफ्ट पे जा रही है वो किस तरफ एनर्जी ट्रांसफर करेगी? लेफ्ट पे ना। तो ये वाली जो वेव है वो अगर एनर्जी ट्रांसफर करती है, energy transferred by the wave moving towards right is फर्ज करो 10 per second। तो बेटा जो लेफ्ट साइड पे जा रही है वो भी ट्रांसफर कर रही है फॉर एग्जांपल उतना ही। इसका जो एनर्जी ट्रांसफर्ड है वो भी है 10 per second। बेटा अब सेंटेंस पढ़ो, समझ आ जाएगी। जितना राइट पे ट्रांसफर हो रही है उतना लेफ्ट पे ट्रांसफर हो रही है, तो ओवरऑल ट्रांसफर क्या हो जाएगा? 0। ये है कौन सी वेव? स्टैंडिंग वाली वेव। और ये लेफ्ट साइड पे कौन सी वेव है? प्रोग्रेसिव वेव। बेटा आप मुझे बताएंगे, आ गई आपको समझ? जी सर। आपने क्या बात समझी? कि देखें, जो वेव राइट पे जा रही है वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी राइट साइड पे, जो वेव लेफ्ट पे जा रही है वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी लेफ्ट साइड पे। जितना एनर्जी राइट पे ट्रांसफर हुई उतना लेफ्ट पे ट्रांसफर हुई, तो नेट ट्रांसफर होगा फिर।
यानी कि जो इंडिविजुअल वाली वेव्स हैं वो ट्रांसफर कर रही हैं। स्टैंडिंग वेव बनती है जब दो इंडिविजुअल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए ओवरलैप करती हैं। तो वो जो दोनों इंडिविजुअल वेव्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इक्वल एनर्जी ट्रांसफर करेंगी। जब वो इक्वल इक्वल एनर्जी ट्रांसफर करेंगी तो नेट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बताओ बेटा? 0 0 हो जाएगा। अर्सला बेटा आपको आई है बात समझ? यस सर। राहिम तुम्हें? जी सर। राहिम देखो, एक वेव जितना एनर्जी राइट पे ट्रांसफर करेगी दूसरी वेव उतनी कैंसिल हो जाएगा नेट चार्ज। कैंसिल हो जाएगा। जितना राइट पे ट्रांसफर उतना लेफ्ट पे ट्रांसफर। एज अ रिजल्ट नेट ट्रांसफर विल बी जीरो। रियान क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? समझ आ गया सर। पारसा बेटा आपको आ गई समझ? जी सर। बेटा प्रोग्रेसिव वेव हमेशा नेट एनर्जी ट्रांसफर करेगी क्योंकि है ही एक वेव जो ट्रांसफर करेगी, वो नेट ट्रांसफर हो जाएगा। स्टैंडिंग में जितना राइट पे ट्रांसफर होगा उतना लेफ्ट पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया एनर्जी ट्रांसफर का। तो रेहान, एनर्जी ट्रांसफर का पॉइंट इज अ डिफरेंस और अ सिमिलरिटी, क्या कहोगे? इट्स अ डिफरेंस सर। इट्स अ डिफरेंस। ये हो गया जी पहला पॉइंट। राहिम तुम्हें आइए समझ? जी सर। राहिम दूसरा पॉइंट लिखो। लिखो एम्पलीट्यूड of vibrating particles। एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। बेटा जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं उनके एम्पलीट्यूड्स किस तरह से होते हैं? राइम अब फर्ज करो ये है एक स्टैंडिंग वेव और बेटा फर्ज करो ये है एक प्रोग्रेसिव वेव। अब पार्टिकल्स का बिहेवियर क्या होगा, ये बात है जो हमने डिस्कस करनी है। ये कौन सी वेव है? ये है स्टैंडिंग वेव। अर्सला बेटा अपेरेंटली अगर हम एक स्टिल इमेज देखते हैं तो स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव को हम स्टिल इमेज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते। राहिम देखो, अगर हम एक स्टिल इमेज देखते हैं ना वेव का, तो जिस तरह प्रोग्रेसिव वेव दिखाई देगी स्टैंडिंग वेव भी उसी तरह ही दिखाई देगी, ठीक है ना? तो स्टिल इमेज में फर्क पता ही नहीं चलता। जिस तरह से स्टैंडिंग वेव नजर आती है प्रोग्रेसिव वेव भी उसी तरह ही नजर आती है। लेकिन जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन का वेव होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे प्रोग्रेसिव वेव के अंदर हर पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होगी, इसकी वाइब्रेशन यहां से स्टार्ट करते हैं, इसकी वाइब्रेशन है इतनी बड़ी, बाकी सबकी वाइब्रेशन इसके जितनी बड़ी होगी, इससे छोटी होगी, इससे बड़ी होगी, क्या होगा? तो बेटा जैसे जैसे हम आते जाएंगे दूसरी तरफ, ये देखें वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो 1 सेकेंड यार, ये जो प्रोग्रेसिव है ना, प्रोग्रेसिव के अंदर यार रहीम हर पार्टिकल उसकी करंट स्टेट जो भी हो वाइब्रेशन उतनी ही बड़ी होती है। अर्सला बेटा मैं जो बात कर रहा हूँ समझ आ रही है? मतलब सारे पार्टिकल्स जो हैं जब वो वाइब्रेट करेंगे तो उनकी वाइब्रेशंस ये नहीं है कि छोटी बड़ी होंगी, सबकी वाइब्रेशंस एक जितनी बड़ी होंगी। ठीक है? हर पार्टिकल की वाइब्रेशन उतनी ही बड़ी होगी, ना छोटी ना बड़ी, सबकी एक जितनी। अच्छा आप इधर आते हैं। बेटा जो स्टैंडिंग वेव है उसके अंदर सबकी वाइब्रेशन एक जितनी बड़ी नहीं होगी। उसमें ये होगा कि कुछ पार्टिकल छोटा वाइब्रेट करेंगे, कुछ पार्टिकल बड़ा वाइब्रेट करेंगे। कैसे? अब ये पार्टिकल इतना बड़ा वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल उससे छोटा वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल और छोटा वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं करेगा, ये पार्टिकल इतना वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल इतना वाइब्रेट करेगा और ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा ही नहीं। अच्छा बेटा आइए समझ बात। यस सर। तो राहिम तुम्हें क्या समझ आ रही है? स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव में वाइब्रेशन का वे सिमिलर है या डिफरेंट है? राहिम बताओ। डिफरेंट है सर। क्या डिफरेंस तुम्हें समझ आ रहा है? कि प्रोग्रेसिव में सेम एम्पलीट्यूड है सारा। प्रोग्रेसिव में सब जो पार्टिकल्स हैं दे हैव आइडेंटिकल वाइब्रेशंस,
जबकि जो स्टैंडिंग वेव है उसमें नोड से एंटी नोड पे जाते हुए, नोड से एंटी नोड, फिर ये दोबारा नोड आ गया, फिर ये दोबारा एंटी नोड आ गया। अच्छा, अब ये पॉइंट क्या होगा रेहान? इस पॉइंट को हम लिखेंगे कि इन अ प्रोग्रेसिव वेव, in a progressive wave, Ryan, all the particles have same amplitude or variable amplitude. All the particles have same amplitude of वाइब्रेशन। रेहान, प्रोग्रेसिव वेव के अंदर सारे पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड है इट विल बी सेम। रेहान, अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड। अच्छा बेटा, और स्टैंडिंग वेव के अंदर इन अ स्टैंडिंग वेव, in a standing wave, all the particles, in a standing wave, all the particles, यूं लिखो बल्कि, in a standing wave, amplitude varies. Amplitude increases from a node to antinode. Amplitude increases from a node to antinode, node to antinode, and then it decreases, from antinode to node alternately. राहिम, ये सेंटेंस तुम्हें समझ आ रहा है और सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा? एम्पलीट्यूड क्या करता है? इंक्रीज करता है नोड से एंटी नोड तक, फिर डिक्रीज करता है एंटी नोड से नोड तक, और ये अल्टरनेटली चलता रहता है, मतलब ये फिर रिपीट होता रहता है। अहमद, तुम्हें आ गई इसकी पूरी बात समझ? जी सर, आ रही है। अहमद, क्या समझ आ रही है कि जो है प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा? सेम होगा। और स्टैंडिंग वेव के ऊपर एम्पलीट्यूड क्या करेगा? वेरी करेगा, नोड से एंटी नोड, फिर एंटी नोड से नोड, इट विल हैव वेरिएशन। ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है बेटा, अब आगे चले थोड़ा सा इसके बाद। यस सर। ठीक है बेटा, अगर कॉपी कर लिया तो इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है जी रियान, आगे चलते हैं इसके बाद। मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं रियान? जी सर, चला जाए। अच्छा, अब जो अगला पॉइंट है लिखो, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 लिखो, ये आज का आखिरी पॉइंट होगा, फिर यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। बल्कि रियान, मैं यहां तक अभी रोक रहा हूं, मुझे कल की क्लास का टाइम बताओ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो यार, कल की क्लास का टाइम बताओ रियान।